व्हाइट हाउस के बाद यूक्रेन पर अब एक और बैठक होगी और इस बैठक में जेलेंस्की भी होंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे और साथ में होंगे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के युद्ध का फैसला इसी मीटिंग में हो जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस के अंदर यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच मीटिंग में पुतिन से फोन पर बात की और फिर वो फैसला किया जिसकी वजह से यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जब व्हाइट हाउस के दरवाजे पर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की का स्वागत कर रहे थे, जब जेलेंस्की के गले में हाथ डालकर ट्रंप उन्हें व्हाइट हाउस ले जा रहे थे, जब कुर्सी पर आमने सामने बैठकर ट्रंप और जेलेंस्की हंसी मजाक कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का हंस कर जवाब दे रहे थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लीडर्स के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे, उस वक्त पुतिन दहला रहे थे पूरा यूक्रेन। खार्किव में पुतिन की फोर्स ने क्या किया, ये ड्रोन से बनाया गया ये वीडियो बता रहा है। इस अपार्टमेंट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। 17 लोग घायल हुए हैं। जब यूक्रेन को लेकर नेटो देश आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, जब ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हटाने की मिन्नतें की जा रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन की फौज यूक्रेन के नए नए इलाकों पर अपना झंडा फहरा रही थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन में क्या होने जा रहा है। 18 अगस्त की रात को पुतिन ने जो बमबारी की, 19 अगस्त की सुबह उसके बाद का हश्र देखा जा सकता है। ये मध्य यूक्रेन में निप्रो नदी के पास बसा क्रेमेंचुक शहर का नजारा है। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग का क्या हुआ। क्या यूक्रेन का युद्ध रुकेगा? क्या सीज फायर होगा? या फिर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही यूक्रेन को जलाता रहेगा और ट्रंप समेत पूरा नेटो यूक्रेन की तबाही पर मीटिंग खेलते रहेंगे। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बीच में एक बड़ी मेज लगाई गई और उसके दोनों तरफ बैठे वो लीडर जो यूक्रेन को बचाने की कसम खा चुके हैं। अब इस टेबल पर कौन कौन मौजूद था, गौर से समझिए। एक तरफ बैठे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बाईं तरफ बैठी हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। ट्रंप के दाईं तरफ बैठे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। ट्रंप के सामने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की बाईं तरफ है नेटो चीफ मार्क रूटे और दाईं तरफ है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग के बाद जो बातें बाहर निकल कर आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने खुद मीडिया को वो बात बताई है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बैठक का फायदा न यूक्रेन को हुआ न यूरोप को हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाल चल दी है जिससे अमेरिका के खाते में जेलेंस्की को 8 लाख करोड़ रुपए भरने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को बचाने के नाम पर अमेरिका अब यूक्रेन को 90 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। इस हथियार पैकेज को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बताया जा रहा है। зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. जेलेंस्की ने जो बताया उससे एक बात साफ नजर आ रही है, वो ये बात कि यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डराने से ज्यादा बहकाने वाली बात की है। यूक्रेन के युद्ध को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बुरा फंसा दिया है। फंसाया भी ऐसा कि जेलेंस्की के चारों तरफ फैला ट्रैप
गारंटी दे रहा है कि जीत पुतिन की ही होगी। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन भले ही नेटो का सदस्य ना बने, लेकिन उसकी हिफाजत की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में अमेरिका के सैनिक भेजने पर सोच सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा वो अभी इस बारे में नहीं बता सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए सीज फायर की जरूरत नहीं है और जल्द ही अमेरिका, रूस और यूक्रेन की एक बैठक होगी। Глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие. इस मीटिंग के दौरान जब यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात हो रही थी और ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर काम करेंगे, इन 40 मिनटों के बारे में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बताया कि पुतिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात के लिए राजी हो गए और अब अगले 2 हफ्तों में पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत हो सकती है ताकि युद्ध रोकने पर कोई समझौता हो सके। Es hat eine Unterbrechung gegeben. In der Zeit hat der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten telefoniert und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen geben wird. Dieses Treffen soll an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden muss. Präsident Trump hat sich bereit erklärt, danach erneut zu einem Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können. इसके मायने ये है कि अब टेबल पर जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने होंगे। मुद्दा यूक्रेन का युद्ध होगा। जेलेंस्की और पुतिन के बीच क्या ये बातचीत युद्ध को खत्म करेगी या फिर जेलेंस्की की जी का जंजाल बन जाएगी, क्योंकि पुतिन से सौदेबाजी करके आज तक कोई नहीं जीता है। जेलेंस्की के लिए इसे सलाह कहा जाए या फिर वार्निंग, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की फोर्स इस वक्त बुलंदी पर है। बुलंदी के मायने कि पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर रूस की फौज का कब्जा है। दक्षिण में क्राइमिया और मारियुपोल पहले ही पुतिन के पास है और डोनबास में लुहांस्क और डोनेस्क के बड़े इलाकों को वापस हासिल करना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। वो अब खार्किव और सुमी को बचाने में लगे हुए हैं, जबकि ज़ापोरिजिया और ओडेसा में पुतिन के हमलों ने बता दिया है कि रूस का टारगेट क्या है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर ज़ापोरिजिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। Il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Et qu'il a plusieurs fois lui-même exprimé une volonté aussi humanitaire d'arrêter les tueries, d'arrêter ce qui se passe contre les civils, et donc à cet égard, qui avait besoin d'avoir justement aussi une trêve. व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद अलग अलग देशों की तरफ से जो बड़ी बातें सामने आई हैं, वो पुतिन को चैलेंज दे सकती हैं। मीटिंग में जर्मन चांसलर ने कहा कि पुतिन जेलेंस्की की बैठक से पहले सीज फायर जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरे यूरोप की सुरक्षा का मुद्दा है। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने कहा कि त्रिपक्षीय बातचीत बड़ा कदम होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोबारा युद्ध शुरू ना हो। Nyt täytyy muistaa, että Putiniin kannattaa harvemmin luottaa. Eli nyt jää nähtäväksi, onko hänellä rohkeutta tulla tämän tyyppiseen tapaamiseen, onko hänellä rohkeutta tulla kolmiväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Ja sitten tietysti jos hän pelaa aikaa, niin haemme yhdessä uusia ratkaisuja. अब आपके जहन में सवाल होगा कि सबने मीडिया से बात की, आखिर जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन को लेकर किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? इसे यूक्रेन पर मीटिंग के दौरान इन टॉप लीडर्स की बातचीत से समझा जा सकता है, जिसमें मेलोनी ने कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करती। Want to take some questions or anything? You feel like it? Huh? Huh?
यूक्रेन की जंग को लेकर जेलेंस्की का नजरिया साफ है। उन्होंने कहा कि पुतिन चाहे जितने बम बरसाएं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वैसे ट्रंप से बातचीत के लिए जेलेंस्की को बाकायदा ट्रेनिंग मिली और उन्हें ये ट्रेनिंग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दी। पश्चिमी मीडिया में इसका दावा किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का असर भी नजर आया। स्टारमर ने ही जेलेंस्की को सलाह दी थी कि आलोचना से बचने के लिए वो इस बार जंग वाली वर्दी नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक बातचीत वाला सूट पहने। जब 28 फरवरी को जेलेंस्की ट्रंप से मिले थे तो ऐसी गुस्सा गर्मी हुई थी जैसे दो दुश्मन देश भी आपस में बात नहीं करते। और अब 18 अगस्त को जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात देखिए। हंसी मजाक का ऐसा माहौल कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर 6 महीनों पहले ट्रंप और जेलेंस्की के संबंधों में क्या केमिकल लोचा हुआ था। अब अगले कुछ दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है और तब देखा जाएगा कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच क्या और किन शर्तों पर डील करवाते हैं। वैसे फिलहाल जेलेंस्की के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और सामने पुतिन AK-47 लेकर खड़े हुए हैं। इजरायल और हमास के युद्ध को 700 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब नेतन्याहू बड़े ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने गाजा प्लान की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब इजरायल की सड़कों पर नेतन्याहू को रोकने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इजरायल में 10 लाख लोग जुटे। उन्होंने नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव डाला है, लेकिन जब मिस्र और कतर सीजफायर की कोशिश में जुटे हैं, तब नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब बमबारी और तेज की जाएगी। एक तरफ दिन की तस्वीरें, दूसरी तरफ रात का गुस्सा। इस गुस्से में नेतन्याहू के युद्ध वाले इरादों को पीसने की कोशिश हो रही है। ये इजराइल है। एक तरफ उस इलाके से गुजरता हुआ हाईवे है जो वेस्ट बैंक के करीब है, दूसरी तरफ तेल अवीव का वो इलाका है जहां जून 2025 के महीने में दुनिया ने ईरान की मिसाइलें गिरती हुई देखी हैं। दोनों तरफ गजा के युद्ध को रोककर बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो रही है। नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों ने घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसमें नेतन्याहू के गजा प्लान को लेकर हमास का खतरा भी है, इसमें बंधकों की रिहाई को लेकर जनता का गुस्सा भी है और इसमें ईरान से बढ़ रहा तनाव भी है जो युद्ध विराम के बाद और तेज होता जा रहा है। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं बल्कि इजराइल के सड़कों और हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू ने गजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं बल्कि इजराइल में हो रहा है। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ता रोक रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन की आवाज नेतन्याहू के कानों तक पहुंचे। I'm here today because this is our last chance to stop the insanity, stop the war, stop the government from sacrificing our hostages, sacrificing many more soldiers, sacrificing basically us and the Palestinian people for its own political gain. I'm here because you have to stand for life and you have to do whatever you can to stop it.
इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के अलावा नेतन्याहू के सामने फिलहाल और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला 2025 में फिर हो सकता है और ऐसा तब होगा अगर इस वक्त युद्ध बंद कर दिया गया। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अभी गजा पर बमबारी बंद कर दी तो हमास फिर ताकतवर बनेगा और 7 अक्टूबर वाला हमला दोबारा करेगा। אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא. नेतन्याहू गजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गजा कंट्रोल करना नेतन्याहू के एजेंडे में है। अभी इजराइल का गजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका है जहां गजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं। सेना को पूरी तरह गाजा में झोंककर नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं, उनका क्या इरादा है, इसी डर को लेकर पूरे इजराइल में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू का गजा प्लान बचे हुए बंधकों की मौत की वजह बन जाएगा। गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों में से एक का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। שורף לי הלב מרוב געגוע. הלב שלי שרוף כולו בגלל מתן שלי. מתן, אני, עם שלם, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה. אז מתן ביקש מקודם בסרטון רעש. तेल अवीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जुटी ये भीड़ नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इजराइल में हजारों लोग हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों से इस प्रदर्शन को दिखाकर नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का कद समझाया जा रहा है। वहीं इजराइल के हाईवे पर नेतन्याहू का युद्ध वाला गुरूर पिघालने वाली आग लग चुकी है। ये लातरून से यरूशलेम के बीच हाईवे की तस्वीर है। नेतन्याहू पर इजराइल के लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। इजराइल के लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर हाईवे बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी मांग है बंधकों की आजादी, हमास से डील और 22 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध का अंत। ये 3 डिमांड इजराइल में नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है, क्योंकि 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और उनकी आजादी की मांग अब तेज होती जा रही है। साथ में गाजा युद्ध को खत्म करने की मांग है, जिसमें 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल चढ़ाई का अपना फैसला और तेज कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से को एक पोस्टर के जरिए समझिए। इस पोस्टर में ट्रंप से अपील की गई है कि वो इजराइल को बीबी यानी बेनियामिन नेतन्याहू से बचाए। अब कुछ महीनों पहले तक गाजा को रौंदने के लिए पूरी तरह से तैयार इजराइल में ऐसा क्या हो रहा है कि आम शहरी युद्ध के सामने दीवार बनकर खड़ा होना चाहते हैं। I wish this day will move something, will bring some sort of agreement, and I just want the war to be over. I don't want any more death, any more suffering. I think we had enough. क्या नेतन्याहू इन तस्वीरों को देखकर पिघलेंगे? क्या नेतन्याहू हाईवे जाम करने वालों के सामने झुकेंगे? यरूशलेम से लेकर तेल अवीव, इजराइल के कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जे की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन दिन ब दिन और तेज होते जा रहे हैं।
नेतन्याहू के गुस्से को लेकर एक बड़ी खबर यमन से भी है। यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। यमन की राजधानी सना में इजराइल की नौसेना ने मिसाइल से अटैक किया और एक बड़ा पावर प्लांट उड़ा डाला। गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली नौसेना ने यमन पर दूसरी बार हमला किया है, जबकि इजराइल अब तक यमन पर 14 स्ट्राइक कर चुका है। इजराइल ने अब तक यमन पर लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं, ड्रोन से हमले किए हैं, अब जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल से यमन 1800 किलोमीटर दूर है और यमन के खिलाफ उसके सभी ऑपरेशन बहुत बड़ी तैयारी के साथ अंजाम दिए जाते हैं। वैसे यमन की पब्लिक भी गुस्से में है। यमन कई बार इजराइल को अपनी मिसाइलों से दहला चुका है। हालांकि यमन की तरफ से इजराइल पर लॉन्च की गई ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन यमन इजराइल पर लगातार हमले करते रहता है और इस भीड़ ने तो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों ने घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब उनके लिए वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है। नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर इजराइल में ज्यादा जोश नजर नहीं आ रहा। अक्टूबर में जिस युद्ध को 2 साल हो जाएंगे, अब उसी युद्ध में नेतन्याहू खुद घिर चुके हैं। उनके सामने हमास का खतरा, बंधकों की रिहाई का मुद्दा है और ईरान के साथ यमन से बढ़ रहा तनाव भी है। वैसे गाजा प्लान को एक्टिवेट करके नेतन्याहू ने एक तरह से नया मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इजराइल के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू अब तक इजराइल की पब्लिक को गाजा प्लान के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं और उनका गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने का इरादा अटल नजर आ रहा है। Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. गाजा से आया ये नया वीडियो देखिए, जिसमें वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से गाजा में यही हालात बने हुए हैं। खाने की कमी और गाजा का ब्लॉकेड अब यहाँ भूख की तड़प को बढ़ाते जा रहे हैं। गाजा में भूख से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 106 तो बच्चे थे। इजराइल की सेना का आरोप है कि गाजा पहुंचने वाली रसद को हमास लूट रहा है, जबकि गाजा की तस्वीरों से साफ होता है कि यहाँ के लोग बमबारी से ज्यादा अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। أنا من الصبح لحتى الآن ما أكلتش، والله العظيم ما أكلت. هاي من الصبح هاي طنجرتي فاضية، بحاول أوفر حبة رز عشان أفطر فيها لحتى الآن ومش قادر أوفرها، وإحنا هنا بنيجي كل يوم عشان نوفر حبة رز للأولاد، ويا ريت بنقدر نوفرها. هاي الطنجرة فاضية، لا عبيت ولا حاجة، وكلها قصص ومشاكل وعويصة، فهذه الأمور كتير صعبة. إحنا بدنا حل هيك وضع. هيك الوضع ما بزبط كتير، يعني هيك اللي بصير فينا احنا حرام وظلم. كل الناس عايشة بأمان، فيش اللي احنا عايشين برعب وخوف وذل ومجاعة. अगस्त का महीना न सिर्फ गाजा और पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए भी घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू की जिद को अब इजराइल में ही चैलेंज मिलने लगा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लग रहा है, जबकि अब उनके सामने इजराइल के जनरल जमीर भी बारूद से लैस खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो नेतन्याहू के ऑर्डर को पूरा करें, लेकिन उन्होंने फैसले का विरोध दिखाकर बता दिया है कि इजराइल उबलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है।